दोस्तों नमस्कार। आज 8 अप्रैल है 2023 और अब से 6 दिन बाद मतलब 14 अप्रैल को पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। मैं इस अवसर पे सोच रहा था कि कुछ ऐसी बातें आपसे करूं जो आज के दौर में प्रासंगिक हो, रिलेवेंट हो। तो मैं जिस संदर्भ में बात करना चाहता हूं वो है आपके सामने ये बाबा साहब की लिखित पुस्तक जिसका नाम है राज्य और अल्पसंख्यक, इंग्लिश में स्टेट एंड माइनॉरिटी। आप इसको देख सकते हैं और चूंकि यह तस्वीर में इसका नाम उल्टा आ रहा है, आप इसे सीधा करके पढ़ लेंगे। यहाँ पे है राज्य और अल्पसंख्यक। तो इस किताब की खासियत क्या है साथियों? इस किताब की खासियत ये है कि इस किताब में मैं पन्ने पढ़ कर आपको बता रहा हूँ कि खंड 4 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है खंड 4 यहाँ पे है। तो इस खंड 4 में बाबा साहब बहुत मार्के की बात करते हैं। वो उनके कहने का मतलब यह है कि अगर हम आर्थिक मामलों में बराबरी नहीं लाएंगे, आर्थिक मामलों में न्याय नहीं लाएंगे, तो हमारी आज़ादी कहीं न कहीं अधूरी रहेगी, वह सिर्फ कागज़ों में दर्ज रहेगी। उनका एक प्रसिद्ध वाक्य आप सब लोग सुने होंगे कि 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू कर दिया गया तब उन्होंने कहा था कि आज का दिन हम एक राजनीतिक समानता के दौर में प्रवेश कर गए हैं, जहां 1 वोट फॉर 1 वैल्यू रहेगा। एक वोट की कीमत एक ही मानी जाएगी, चाहे वो राजा हो चाहे फकीर हो। तो इस तरह राजनीतिक समानता के दौर में बाबा साहब का मानना था कि हम प्रवेश कर गए हैं। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी वो बनी रहेगी और अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया, इसे समय रहते दूर नहीं किया गया, तो इसकी शिकार जो वर्ग रहेगा, जो हाशिए पर खड़ी जनता रहेगी, वह राजनीतिक समानता वाले लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देगी। उनकी चेतावनी को हमने अनसुना कर दिया। ठीक है, जो सामंत सोच वाली ताकतें हैं, जो दुर्भाग्य से आज प्रदेशों और देश के केंद्र में सत्ता चला रही हैं और जो अंदर खाने वो प्रभुत्वशाली तबकों की ही सत्ता चाहते हैं, वो भिन्न भिन्न झंडों के नीचे वो काम कर रहे हैं, अलग अलग समूहों को पूंजीपतियों के पैसे के बल पर वो खरीद बेच रहे हैं, सत्ता में आ जा रहे हैं। वो लोग भी बाबा साहब की इस चेतावनी को अनसुना कर दिए और आप देखेंगे कि वह आर्थिक असमानता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ऑक्सफैम जैसे रिपोर्ट आ रही है। वो ऑक्सफैम ने कहा है अभी जनवरी फरवरी के महीने में ही कि 10% लोगों के पास इस देश की 57% उत्पादन यानी अर्थव्यवस्था का 57% हिस्सा वह केंद्रीकृत हो गया है। इसका मतलब हुआ कि बहुत बड़ी असमानता की खाई है और ये जो धन का संग्रह कर बैठे हैं, जिनको हम उद्योगपति कह सकते हैं, बड़े क्रिकेटर, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, ठेकेदार या बहुत बड़े बड़े सांसद या फिल्मी स्टार, खिलाड़ी, इस तरीके के जो लोग हैं, उन लोगों ने अपने विशाल पूंजी, विशाल काले धन के बल पर, जो इस पूंजीवादी सत्ता के शीर्ष पर है, उन लोगों ने इन बड़ी छोटी पार्टियों को करोड़ों अरबों का इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर नामी बेनामी तरीके से चंदा दिया। और क्या हुआ कि जो भी सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख
या जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री की कुर्सी है, उन सभी जगहों पे, या निगमों के अध्यक्ष हैं, उन सभी जगहों पे सिर्फ और सिर्फ करोड़पति अरबपति लोग ही चुने जा रहे हैं। इन जगहों पे रनर और विनर 1 से 3 तक कम से कम बात की जाए तो सभी, वो चाहे जीतने वाले हों या हारने वाले हों, वो करोड़पति हैं। इस जो मैं खंड 4 बता रहा था उसमें बाबा साहब बहुत साफ साफ लिखते हैं कि जो भी आधारभूत उद्योग हैं, जैसे इस्पात, लौह इस्पात या बिजली के संयंत्र, बड़े बांध बनाने हों, सीमेंट के कारखाने हों, रक्षा से जुड़े कारखाने हों इत्यादि, और जो इनको मदद करने वाले उद्योग हैं जैसे बीमा, कृषि या सेवा क्षेत्र के जैसे शिक्षा, चिकित्सा, मतलब कि वो कृषि से लेकर और बीमा, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, संचार, मतलब कि जीवन के सारे ही काम जहाँ से लोगों को गरिमामयी जीवन देने के लिए, सरकारी सुरक्षित नौकरी देने के लिए वैकेंसियाँ निकलेंगी, उन सभी को कह रहे हैं कि ये राज्य द्वारा संचालित किए जाएंगे, मतलब इनका राष्ट्रीयकरण, सरकारीकरण होना चाहिए। अब इधर दुख की बात है कि स्टेट एंड माइनॉरिटी में बाबा साहब कह रहे हैं कि चकबंदी और काश्तकारी कानून, जो पूंजीवादी सुधार के कानून कहे जाते हैं, ये 6 करोड़ दलितों की मुक्ति नहीं कर सकते। उस जमाने में 6 करोड़ दलितों की संख्या थी, और कह रहे हैं कि उनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता ये कार्य। किनके भरोसे हो सकता है? राष्ट्रीयकृत सरकारी उद्योग धंधों के बदौलत। अब बताइए कि जो बाबा साहब कह रहे हैं कि कृषि तक का भी सरकारीकरण होना चाहिए, कृषि सामूहिक होनी चाहिए, तो उनके झंडा बरदार आज जो अपने को साथी बुरा न माने अम्बेडकरवादी अपने को कहते हैं, और जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ कम से कम मऊ जिले में, और जिनके बारे में मैं और जगहों पे सुना हूँ, इन लोगों के घरों में जब जाएंगे तो मोटी मोटी बाबा साहब के सारे वैल्यूम रखे हुए हैं, उनके बहुत सारे भाषण उनके पास हैं, और ये बहुत ही सम्मानित लोग हैं। सरकारी नौकरियों से ज़्यादातर लोग या तो अभी सेवा में या तो रिटायर हैं, और यही लोग मंचों पे बाबा साहब के बारे में लिखते, पढ़ते, बोलते, समझते, सुनाते हैं। लेकिन ये लोग अब बाबा साहब की स्टेट एंड माइनॉरिटी नामक लेख से काफ़ी पीछे हट गए हैं। एक बड़े जाने माने शख्स हैं HL दुसाद, और ये अमेरिकी मॉडल पे डाइवर्सिटी का सिद्धांत जो है, इसको कहते हैं कि कार्ल मार्क्स की घोषणा पत्र से भी यह ज़्यादा प्रभावशाली है, उसका ये प्रचार कर रहे हैं। और इनका कहना है कि लोकतंत्र, ये याद रखिए कि ये समाजवादी लोकतंत्र की बात नहीं करते। स्टेट एंड माइनॉरिटी में जो कृषि से लेकर और तमाम उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद बाबा साहब कहते हैं, और उसकी पड़ती समाजवादी लोकतंत्र में होती, उसके ठीक उलट ये इसी पूंजीवादी लोकतंत्र को कहते हैं कि इसमें हर जगह, एवरीवेयर, सारे समाज के OBC, दलित और जो भी वंचित है उनकी भागीदारी होनी चाहिए। मतलब कि निजीकरण करो, ठेका पट्टा करो, संविदा वाला काम करो, समान काम का समान वेतन भले न मिले, मालिक जब चाहे तब तुमको निकाल दे काम से, इसी सिस्टम में तुम हर जगह भागीदारी मांगो। तो आप बताइए कि जब निजीकरण रहेगा तो क्या निजीकरण में मालिक डोमिनेंट नहीं रहते? और क्या ये इस तरह की मांग बाबा साहब की स्टेट एंड माइनॉरिटी में जो राष्ट्रीयकरण जैसी मांगे हैं, कृषि से लेकर सारी चीज़ों का, उससे पीछे हटना नहीं है? और अगर ये पीछे हटना है तो क्या पूंजीवाद के साथ समझौता करना नहीं है? हमारे साथी कहते हैं कि आज पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद का गठजोड़ हो गया है, तो क्या आगे यह भी कहा जाए कि आज पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद तीनों का गठजोड़ हो गया है?
मुझे लगता है कि यह कहना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर ये सारे साथी अपने मंचों पे बाबा साहब की जयंतियों पे अगर उनके आर्थिक विचारधारा जो कि स्टेट एंड माइनॉरिटी में राष्ट्रीयकरण के संबंध में अगर उनसे पीछे हटते हैं तो फिर ये कहाँ जाकर गिरेंगे। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि निजीकरण में भागीदारी से राष्ट्रीयकरण की ओर, ये नारा देते तो भी कुछ समझ में आता कि वो तात्कालिक तौर पे कुछ व्यवहारिक मांग उठा रहे हैं जिसका आखिरी रास्ता राष्ट्रीयकरण की ओर जाएगा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं एच.एल. दुसाद साहब कि हम पूंजीवाद का विरोध ही नहीं करते। तो बड़े दुखद स्थिति बन गई है कि ये हाशिया पर खड़ी जनता जिस तरीके से एक राष्ट्रवाद के अंदर भक्ति चल रही है, तो एक दूसरे किस्म के अंदर भक्ति है कि किसी के मूल आर्थिक विचारों से काट दो, जबकि आर्थिक न्याय ही सारे नैतिकताओं की परख होती है, वो कसौटी होती है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम बड़े न्यायप्रिय हैं, लेकिन वो अपने मजदूरों को अच्छी तरह से तनख्वाह नहीं देता, अपमान करता है, जब चाहे तब निकाल देता है और उधर दान कर देता है, वो बड़े बड़े मंदिरों में जाता है, लेकिन अगर मधु पलट कर बोले कि भैया जिसमें हम काम करते हैं उसमें हमारा भी मालिकाना हक दे दो, तो वो लाल पीला हो जाता है। तो बाबा साहब ने बहुत सोच समझ कर ये बात कहा था कि कृषि से लेकर उद्योग, बीमा, परिवहन, संचार, शिक्षा सभी का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ताकि हाशिए पर खड़ी जो आम जनता है इसकी मुक्ति हो सके, इसको गरिमामय जीवन दिया जा सके, यानी सरकारी नौकरियों के माध्यम से इनके संवैधानिक हक अधिकार जो है पूरी तरह सुरक्षित सुनिश्चित किया जा सके। संविधान की प्रस्तावना भी इसी ओर इंगित करती है, लेकिन आज के हमारे अम्बेडकरवादी साथी इन जयंतियों पे जोर जोर से बाबा साहब जय जयकारे लगाएंगे, लेकिन भूल कर भी उनके राष्ट्रीयकरण के विचार को नहीं बोलेंगे। साथियों, ये बहुत निराशा का दौर है। हमें इससे दूर हटने के लिए और बाबा साहब के उस विचार को पकड़ने के लिए इस किताब को घर घर में बंटवाना, इस पर चर्चा कराना, इस पर बहस करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा सकेंगे। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।